हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें इवनिंग के 8 PM के क्लास में आप लोगों को झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। 2-3 यूनिट बचे हुए हैं जिसको भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। और मॉर्निंग का जो 8 AM का क्लास है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जल्दी बिहार स्टेट का क्लास स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी का, तो उसका क्लास स्टार्ट हो चुका है। आपको कल के मॉर्निंग में सेकंड क्लास देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उसमें आपको झारखंड का जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम है जिनका भी सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है उसे भी कवर करवाया जाएगा। तो ज़रूर आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और जिन स्टूडेंट्स को पेड ग्रुप के साथ जुड़ना है जहाँ पे आपको हैंड रिटन में PDF फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वो नोट्स अपने आप में पूरा कंप्लीट है, क्योंकि अगर आप नोट्स को पढ़िएगा तो आपको कहीं भी दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना भी डाटा जितना भी उसका कॉन्सेप्ट है वो एक ही नोट्स में आपको क्लियर हो जाए। तो उसका पेड ग्रुप का जुड़ने का जो प्रोसेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप मुझे उसमें कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में जुड़ने का प्रोसेस जान सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग विवाह, परिवार और नातेदारी के संदर्भ में देखेंगे। ये आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का यूनिट 14 का जो टॉपिक है, यूनिट दिया गया है वो है, और साथ ही साथ आपका यूनिट 5 का भी है। यूनिट 5 का तो मैं आप लोगों को करवा दी हूँ, उसका जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड कर दी हूँ। और आज जो क्लास है, इस क्लास में आपको यूनिट 14 का पूरा सिलेबस को कंप्लीट हो जाएगा। उसके पूरे जितने भी क्वेश्चन है किस प्रकार के आते हैं वो आपको इसी क्लास में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा जो सबसे पहला क्लास है, सबसे पहला क्वेश्चन है, वो बोला जा रहा है कि वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है। तो वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना है, तो लिंग अनुपात में असमानता को माना है। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुपति अर्थात महिलाओं की संख्या क्या हो जा रही, कम हो जा रही है पुरुषों की तुलना में, तो बाकी जो पुरुष बचे रह जा रहे हैं तो उनका क्या होता है कि एक ही महिला के साथ विवाह हो जाता है। ये मेनली आपको भातृक जो बहुपति विवाह है उसे में आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये इसका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा के प्रस्तोता कौन है। एकांतीय नाभिकीय परिवार के जो प्रस्ताव वो कौन हो जाएंगे, टालकट पार्सन्स जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, टालकट पार्सन्स जी हो जाएंगे। टालकट पार्सन्स ने परिवार के 2 मौलिक कार्यों के बारे में बात की है, प्राथमिक समाजीकरण तथा व्यक्तित्व निर्माण का उन्होंने उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यायसीता परिवार की चर्चा की थी। तो न्यायसीता परिवार की जो चर्चा है ये जिमरमैन जी के द्वारा की गई है। किनके द्वारा की गई है, ये आपका जिमरमैन जी के द्वारा न्यायसीता परिवार की चर्चा की गई है। और देखिए न्यायसीता का सिद्धांत भी जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा, ट्रस्टीशिप थ्योरी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। काल से जिमरमैन ने न्यायसीता परिवार यानी ट्रस्टीशिप फैमिली की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आणविक परिवार यानी ऑटोमेस्टिक फैमिली और घरेलू परिवार यानी डोमेस्टिक परिवार का भी उल्लेख किया है। ठीक है, तो न्यायसीता परिवार कौन हो जाएंगे, जिमरमैन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानते हैं। तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मार्गन जी के द्वारा माना जाता है। मार्गन यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। लुबाक, फ्रेजर तथा विफाल्ट इसके प्रमुख समर्थक हैं। इनका मानना है कि परिवार के आरंभिक काल में न तो विवाह का अस्तित्व था, न ही परिवार का, बल्कि पशुओं की तरह अनियमित यौन स्वतंत्रता पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है। मतलब भारत के जो आदिवासी हैं उनका अध्ययन किनके द्वारा नहीं किया गया। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, वर्जीनियस खाका, SL दोषी,
वेरियड एल्विन और एडवर्ड टाइलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एडवर्ड टाइलर। भारत के आदिवासी अध्ययन से संबंधित नहीं है, बल्कि वे उद्विकासीय सिद्धांत के प्रणेताओं में से एक हैं। उन्होंने प्रमुख रूप से धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य किया है। जो वर्जीनियस खाका है वो छत्तीसगढ़ के उराव आदिवासी समुदाय से संबंधित है। इन्होंने देश में जनजातियों पर विस्तार से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, जो जनजाति वाला जो आपका यूनिट है, यानी आपका यूनिट का मैं बता देती हूँ कौन सा यूनिट इसके अंतर्गत आएगा, यूनिट 19। ठीक है, इसमें जनजातीय समाज के बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा कि छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति का अध्ययन, उराव आदिवासी का अध्ययन कौन किए, तो वर्जीनियस खाका किए। और उन्होंने इसके संदर्भ में जनजातियों के संदर्भ में विस्तार से लिखा। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। ये 2008 में प्रकाशित हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। एस.एल. दोशी ने अध्यापन के अतिरिक्त अनुसंधान कार्य भी किया है। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन, स्तरीकरण तथा आदिम समाजों पर अधिकृत रूप से वे लिखे हैं। वेरवियर एल्विन ने वेगा, मुड़िया, सोर जनजाति का अध्ययन किया। तो ये आपका जितना भी है ये आपका यूनिट 19 के टॉपिक में भी हेल्पफुल रहेगा आपका। तो ये इसमें 14 में हेल्प करेगा ही, लेकिन उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिडियो निम्नलिखित में किस विषय पर किए गए कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिडियो नस्लवाद पर यानी कि रेकिज्म पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है। नस्लवाद जिसको प्रजातीयता बोला जा रहा है, जिसका कि संकुचित मनोवृत्ति पर आधारित एक विचारधारा है जो इस बात पर बल देती है कि एक प्रजाति शारीरिक संरचना तथा मानसिक गुणों दोनों की दृष्टि से श्रेष्ठ है। यही धारणा प्रजातीयतावाद को जन्म देती है और दूसरी प्रजातियों के साथ गैर बराबरी का बर्ताव करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेटे ने अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया था। तो देखिए ये सब आपका जाति जनजाति के अंतर्गत ही आएगा क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए ये आपका NTA UGC नेट में भी पूछा गया है, ये आपका 2020 में 2021 में पूछा गया। तो आंद्रे बेटे जी का जो कास्ट, क्लास एंड पावर है, ये इन्होंने जो जाति, वर्ग और शक्ति है, ये श्रीपुरम गांव का उन्होंने अध्ययन किया, जिसका मुख्य कारण था धर्म संस्थानों की भूमिकाओं को समझना। इनकी अगर अन्य प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो इन इक्वलिटी एंड सोशल चेंज 1972 में, स्टडीज इन एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर 1974 में, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि मॉरिस ऑपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया। तो मॉरिस ऑपलर ने अपाचे जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया। ऑपलर का मुख्य जो मानवशास्त्रीय योगदान है वो दक्षिण का जो अथाबास्कन लोग थे, यानी नवाजो और अपाचे की नृवंश विज्ञान में थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया। उनकी उत्कृष्ट कृति जो उन्होंने रचना की थी वो था एन एपाचे लाइफ वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है। तो भारत में जैसे ही बात आ जाएगा तो कौन हो जाएंगी, इरावती कर्वे जी हो जाएंगे, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत परिवार का क्या अर्थ होता है। तो विस्तृत परिवार का अर्थ होता है सम्मिश्रित परिवार। विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप में एक ही घर में नहीं रहते, प्राय वो एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों से जुड़े होते हैं। इसमें मातृपक्ष या पितृपक्ष दोनों पक्ष के लोग को देखने में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा कि एक सही विवाह का प्रकार है, मतलब एक विवाह को सही किनके द्वारा माना गया है। तो बी मेलिनोवस्की जी ने इसके बारे में कहा है, अर्थात एक विवाह ही परिवार का एकमात्र सच्चा रूप है और अतीत में भी रहा है और ये भविष्य में भी हमें देखने को मिलेगा और ये सही रूप है विवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नातेदारी
के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है? तो एम शाह ने नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण पर उन्होंने बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? तो भारत में जैसे ही नातेदारी की बात आता है, किनके द्वारा किया गया? इरावती कर्वे जी के द्वारा। इन्होंने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं का व्यापक अध्ययन किया है। इस संबंध में उनकी जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कृति थी वो थी भारत में नातेदारी संगठन, जिसकी रचना उन्होंने कब की थी? 1953 में। इसमें उन्होंने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, इरावती कर्वे का जो वीडियो आप देखिएगा उसमें आपको पूरा मैं डिटेल्स में बता दी हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने इस पूरे वर्गों को बांटा था, तो जैसे आपको बहुत ही हेल्प भी होगी। तो जाति पर कर्वे के प्रमुख कार्यों को अगर देखा जाए तो इनकी जो पुस्तक थी हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, भारत में नातेदारी संगठन 1953 में, और जो उन्होंने कौन से किया था? हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961 में इनके कार्यों को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? हिंदू विवाह जो होता है उसमें कौन कौन से अनुष्ठान होते हैं? कन्यादान होता है, विवाह हवन होता है, प्रजापत्य होता है, पानी ग्रहण होता है या सप्तपदी होता है? तो होता तो ये सारा ही है, इसका आपको श्रृंखला पूछा जा रहा है। तो हिंदी विवाह में जो अनुष्ठान होते हैं उनकी श्रृंखला इस प्रकार है: कन्यादान, विवाह हवन, पानी ग्रहण, सप्तपदी आदि। जबकि जो प्रजापति वो एक विवाह का एक रूप है। ठीक है, प्रजापति क्या है? ये विवाह का एक रूप है। ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भांजा भांजी का पालन मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस व्यवस्था को क्या बोला जाएगा? मातुल स्थानिक आवास। क्या बोला जाएगा? मातुल स्थानिक आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? पीएच कोलेंडा ने जो तुलनात्मक मूल्यांकन किया था उसमें परिवार के कौन से प्रकारों की वे चर्चा नहीं करते हैं। तो पीएच कोलेंडा के अनुसार जो तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के प्रकारों में किशोर परिवार, जिसको जुवेनियल फैमिली बोला जा रहा है, एवं एकल परिवार की चर्चा नहीं की गई थी। जबकि एक व्यक्ति परिवार, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड की वे चर्चा करते हैं। उप एकाकी परिवार यानी सब न्यूक्लियर फैमिली की वे चर्चा करते हैं, एवं अनुपूरक एवं एकाकी परिवारों के प्रकारों की वे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिहास का संबंध है, ये आपका बीपीएससी 2.0 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो परिहास यानी मजाक, ठीक है, मजाक का रिलेशन किनके बीच पाया जाता है? तो जब आप ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये जो है ये आपका जीजा साली, देवर भाभी, ननद भाभी आदि के बीच पाया जाता है। ये कैसा होता है? ये एक हंसी मजाक का रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंध नहीं है? तो प्राथमिक संबंध नहीं की बात की जा रही है, तो चाचा जो है ये प्राथमिक संबंध के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्राथमिक संबंधी वे होते हैं जिनके साथ हमारा एकदम आमने सामने का रिलेशन होता है। इसमें आपको जो नातेदारी व्यवस्था है ये 3 प्रकार की पाई जाती है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आपके 8 प्रकार के संबंधी आ जाएंगे, द्वितीयक में 33 प्रकार के, और तृतीयक में कितने प्रकार के आ जाएंगे? 151 प्रकार के। तो प्राथमिक में कितने प्रकार के आ रहे हैं? 8 प्रकार के आ रहे हैं, जिसमें रक्त संबंध पर 7 होते हैं और एक विवाह से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवीडेट विवाह क्या होता है? तो लेवीडेट विवाह में क्या होता है कि जो दिवंगत पति के भाई के साथ जो विवाह होता है उसको, मतलब देवर के साथ जो विधवा भाभी का विवाह होता है उसको लेवीडेट विवाह बोला जाता है। लेवीडेट से बोध होता है तो मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री के साथ जो विवाह होता है उसको लेवीडेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री के साथ विवाह करता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है, क्योंकि पुरुष जो है वो निम्न वर्ग का है और वो क्या कर रहा है? अपने से उच्च वर्ग की स्त्री के साथ विवाह कर रहा है। हिंदू वैधता अधिनियम 1949 में बना था। हिंदू वैधता लिखा रहेगा तो वो 1949 में, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। इसमें अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह को वैध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह कहते हैं, किसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह? तो
जैसा कि बोला गया कि इसमें जो स्त्री होती है वो श्रेष्ठ जाति की होती है, पुरुष जो होता है वो निम्न जाति का। तो ऑप्शन श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के साथ जो विवाह होता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला के से हिंदू समाज में जो विवाह कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो उसको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ठीक है, प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं होता है। तो पहले तो हमको जानना होगा कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? जो है वो आपका ब्रह्मदेव, आर्ष तथा प्रजापत्य, और फिर गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। तो इसमें से जो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रह्म देव, आर्ष तथा प्रजापति, इसको उच्च कोटि का विवाह माना जाता है, जबकि जो गांधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह होता है उसको निम्न कोटि का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदू विवाह के 8 प्रकार होते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? मतलब खरीद के जो किया जाता है तो उसको असुर विवाह बोला जाता है। इसमें वर कन्या पक्ष को कुछ वधु मूल्य देकर वधु प्राप्त करता है। ऐसे विवाह का प्रचलन जो है वो संपूर्ण जो जनजाति भारत में पाई जाती है, और नागा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है। तो ये आपका जनजाति वाला जो संस्था है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। तो वार्नर महोदय ने परिवार के 2 प्रकार बताए, जन्मित परिवार तथा प्रजनन परिवार, यानी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म तथा पालन पोषण होता है उसे जन्ममूलक परिवार कहा जाता है, और जबकि विवाह उपरांत व्यक्ति जिस परिवार का निर्माण करता है उसको प्रजनन मूलक परिवार बोला जाता है। देखिए, जीबी मर्डॉक जी ने 3 प्रकार के नातेदारी व्यवस्था के बारे में बात की थी। प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में वे 151 प्रकार की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो तृतीयक में कितना आ जाएगा? 151 प्रकार के नातेदारी संबंध के अंतर्गत आ जाएंगे। वही रिपीटेड क्वेश्चन है नातेदारी की संख्या के बारे में। 8 प्राथमिक और द्वितीयक में 33, तो जो ऑप्शन ए है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि धर्म, प्रजा, संतति और रति यानी आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो के.एम. कपाड़िया ने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति ये क्या है? हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है? तो परिवार की स्वायत्तता के स्तरों का विश्लेषण करके जिम्मरमैन ने निम्नलिखित इसकी 3 बुनियादी पारिवारिक प्रकारों की पहचान की है। वे 3 कौन कौन से हैं? ट्रस्टी परिवार, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किनके द्वारा किया गया है? तो जिम्मरमैन जी के द्वारा। व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किनके द्वारा की गई है? तो जिम्मरमैन ने 3 प्रकार के परिवारों की बात की जिसमें वे तीनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से परिवारों की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो मॉर्गन महोदय ने क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने इसके 5 स्तर बताए हैं: संरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेशियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों में बढ़ने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? तो इसको रक्त मूलक परिवार बोला जाता है, जिसमें पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बढ़ने वाले परिवार को रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। इसमें जो सभी सदस्य होते हैं वो रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रहता, जैसे मान लीजिए नायर परिवार इसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरावती करवेट जी ने ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है, क्वेश्चंस जो है वो हेल्पफुल रहे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।